अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में। कहीं हो जलता मकान, अपना घर लगे है मुझे। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ने उनके ताल्लुक़ से कहा था, एक शेर वो कहते थे, अपना तो काम ये है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम ये है जलाते चलो चिराग, राहों में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मैं इस शेर के साथ पूर्णिया से तशरीफ लाने वाले हमारे मुख्य अतिथि, काबिल एहतराम शख्सियत, जिनके घर में जनाब प्रोफेसर हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद गाफिल साहब जब भी वो जाते थे उनके घर ठहरते थे और उनसे उनकी यावरी और ऐसी दोस्ती थी कि उनसे मिले बगैर उनको सुकून नहीं मिलता था। इस शेर के साथ हम उनको दावत देते हैं, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। आपके सामने पूर्णिया से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर, सुनिए, हम जनाब हारून रशीद गाफिल साहब के बिरादरी निस्बती जनाब शाफीउल हुदा साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हम अपने मेहमान मोहतरम को बुके से सम्मानित कर उनका इस्तकबाल करें। जनाब आपके सामने डायस पर जनाब डॉक्टर के चौधरी साहब। मैं उनके बारे में क्या कहूं, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता है। मेरा घर बरदहा थाना में ढंगरी गांव है। पलासी हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। उसके बाद ही उनसे उनके कोल्हिया बिरादरी में जो लिखते थे उनकी कविताओं को सुनता था। मन में एक शौक़ था कि गाफिल किस चिड़िया का नाम है, मैं इसे देखूं, जानूं। आखिरकार वो मुराद मेरी पूरी हुई। 1983 में जब मैं डॉक्टर हो गया MBBS अररिया में, उसमें जनाब डॉक्टर SR झा अररिया चैप्टर के सेक्रेटरी हुआ करते थे और मैं हाउस सर्जनशिप के बाद जो घर आता था तो उनके साथ मैं उनका असिस्टेंट के रूप में काम करता था। नईम साहब मेरे दोस्त हुआ करते थे, सेवा मेडिसिन मार्ट अररिया। गाफिल साहब को रूबरू सामने सामने सुनने का मौका मुझे 1983 में अररिया के HE स्कूल में हुआ, जिसमें वो पुरानी कविताएं आप लोगों ने सुनाई है कि हमरो बेटा छे BA पास मगर बहू छे MA पास। तो बहुत सारी कविताएं वो लिखते थे। एक दर्शक वर्ग उन्होंने बनाया था और मैं उनके बारे में खास बात ये बताऊंगा कि वो इतने स्वाभिमानी थे कि उन दोनों उनके दरवाजे पर पक्का का मकान नहीं होता था। उनके बूढ़े बाबा दरवाजे पर बैठे रहते थे। हम लोग जाते थे तो पैर छू के प्रणाम करते थे। मैं संयोग से मैथिल ब्राह्मण हूं और लैट्रिन भी नहीं था, या होगा भीतर में, हम लोगों को जाने के लिए लैट्रिन नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि गाफिल साहब आपको इतना संपर्क है कलेक्टर से, SDO से, क्यों नहीं आप? कल के भाई साहब, मैं अपनी ही कविता को उन्होंने सुनाया कि ज़मीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन, जमाना उसको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मगर मैं उसे मसीहा कहूं ये नामुमकिन। और मैं आपको बताऊं कि ये शायरी भारत सरकार के जो मंत्री थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जब उनको किसी वजह से हटा दिया गया था और वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उन्होंने इस शायरी को पढ़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने गाफिल साहब की ये शायरी अमेरिका में पढ़ी गई। मैं आपको ये इत्तला देता हूं। ये प्रोग्राम बहुत देर से, मैं शायद बाहरी लोगों में सबसे पहले मैं यहां आया तो मैं सुन रहा था सारी बातें उनके बारे में कि वो गांव को बहुत चाहते थे। अरे यार, ये प्रोग्राम पूर्णिया में भी हो सकता था क्योंकि वो पूर्णिया के अनाउंसर थे। 7 जिला का अनाउंसमेंट पूर्णिया से होता है। वो पटना के अनाउंसर थे, पटना में भी होता तो इससे ज्यादा भीड़ होती।
मगर उनका संकल्प था, चलो चलें अब गांव, देखें धूप और छांव, बाप के बिखरे ख्वाब और मां के जख्मी पांव, चलो चलें अब। तो आज गाफिल साहब की उस मन में जो भावना थी उसको जुबा सकती रजोखड़ के लोगों ने, और उनके साले साहब की अगुवाई में उनके इस गांव के को याद किया गया है। ये बहुत सबसे बड़ी तारीफ की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक चीज और मैं बताऊं, उस समय मैं कटिहार जिला में पोस्टेड था, मैं सरकारी डॉक्टर से रिटायर हुआ हूं जनवरी में। मेनका जी थी पूर्णिया में, मेनका रानी जो आपके यहाँ अभी महिला थाना अध्यक्ष है, इससे पहले अररिया बैरगाछी में थी, जलालगढ़ में थी, मीरगंज में थी। उन दिनों भी कटिहार में कुष्ठ विभाग ने, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कुष्ठ विभाग ने इनकी पंक्तियों को 100 होल्डिंग में पूरे कटिहार में टंगवाया। वही अंतिम पंक्ति कि बाप के बिखरे ख्वाब और मां के जख्मी पांव, और नीचे में लिखा हुआ था ये जख्मी पांव कुष्ठ भी हो सकता है, यानी आप कुष्ठ का इलाज कराइए। गाफिल साहब की शायरी में इतनी जान थी कि अररिया जिला प्रशासन ने साक्षरता में उनकी पंक्ति को 100 से ज्यादा बड़े होल्डिंग्स में लगाया। पढ़ेगी हरिया, क्या है, पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया। तो ये जिला प्रशासन ने उनकी चीजों को लिखा, इसका मतलब उनकी शायरी में कितना दम था, क्या थी उनकी शायरी। आकाशवाणी पूर्णिया में तो जब खुला 92 में आए, उसके पहले पटना में थे, वो उर्दू अनाउंसर थे। पटना में उर्दू सर्विसेज भी चलती थी, पूर्णिया में उर्दू सर्विसेज नहीं थी, वो हिंदी में आए। मुझे तब से बहुत गुस्सा आ रहा था। आप बार बार जरूर कहिए कि वो गयारी के हैं। अरे यार, वो गयारी के कहाँ रहे, वो तो बहुत बड़े हो गए। गयारी से अररिया के, खड़ैया के हुए, अररिया के हुए, पूर्णिया कमिश्नरी के हुए, बिहार के हुए, हिंदुस्तान के हुए, और हिंदुस्तान के बाहर भी उनका नाम चला। ये हमारे लिए फक्र करने की बात है। मेरे भाई साहब हेडमास्टर थे मदनपुर में, वो रिटायर हुए। मैंने फोन किया, वो अमौर में कहीं थे और प्रोग्राम करके वहां से आए। मेरे भाई साहब के रिटायरमेंट में कार्यक्रम हुआ मदनपुर हाई स्कूल के हेडमास्टर में, वो दौड़े चले आए। तो मैं इतनी ही बात जानता हूं कि गाफिल साहब सार्वजनिक हो गए। आप उनको बार बार कोल्हैया भाषा का कवि कहते हैं, उर्दू के कवि कहते हैं। गाफिल साहब ने मैथिली में लिखा, गाफिल साहब ने उर्दू में लिखा, गाफिल साहब ने हिंदी में लिखा, गाफिल साहब ने भोजपुरी में भी गीत गाया। आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता। गाफिल साहब से मेरी पहली मुलाकात 1983 में हुई। उसके बाद 84 में मेरी नौकरी हो गई काढ़ा गोला में, गांधी स्मृति सदन में। उनको वहाँ की कमेटी ने बुलाया, मैं था वहाँ। काढ़ा गोला आए, गेरावाड़ी आए, पूर्णिया तो खैर अभी एक व्यक्ति ने बताया, उन्होंने ठीक से नहीं बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जिनके घर में रहते थे, ये घर न मेरा है न तेरा है, ये घर तो उस अल्लाह ताला का है जो हम सबको जिंदा किए हुए है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तू ज्यादा घमंड मत कर, मैं चाहूंगा तो तेरे आगे परोसा हुआ खाना भी छीन लूंगा। ऐसी अजीम शख्सियत जनाब हारून रशीद गाफिल, मैं उसे मरहूम कहकर उनकी आत्मा को, उनकी रूह को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। गाफिल साहब मेरे घर में बैठते थे, रहते थे। जो मैंने इन्होंने कहा, कोई घर नहीं था, एक फूस का चौखंडी था। मैंने जमीन लिया, फिर एस्बेस्टस का घर बनाया, मगर उस शख्स के चेहरे पर मैंने कोई सिकन नहीं देखी। फूस के घर में सोने में भी वही मजा। कविता लिखते थे, जो एक पंक्ति इन्होंने सुनाया, उस फूस के घर में उन्होंने लिखा था, वतन वाला इसे कैसे दे दूं, ये फख्र जहां हमारा है। कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखा था, नए वर्ष में, नए साल में कुछ नया कर दिखाएं, वतन को जरूरत हो तो सर कटाएं, दुश्मनों से न हम डरेंगे गाफिल, चलो नफरतों को फिर से मिटाएं। तो ये उनकी कविताएं आदमी को, हृदय को जगाती थी, वो लोगों को आगे बढ़ाते थे।
मैं बहुत खास वाकया, मरने से 2-3 दिन पहले उनका रेडियो में अनाउंसमेंट था, तो मैं 97 में घर लिया। उस समय से वो कहते थे भाई साहब आपका घर यहाँ नज़दीक, उनका ससुराल भी पूर्णिया में, उनके ससुराल के लोगों का भी मकान लाइन बाजार और थोड़ा सा पूरब में है, लेकिन नहीं जाते थे, कहते थे रात में कहाँ जाएंगे, कुत्ता भूकेगा। मेरे घर में उनका एक चौकी खटिया जो समझिए जैसा भी था वो रहते थे। मैं रहूं ना रहूं, मैं डॉक्टर था, हॉस्पिटल में ड्यूटी होती थी, मेरे बीवी बच्चे सब, और तो और मेरा बेटा इंजीनियर है, वो नौकरी करता था गुड़गांव में, और ये लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम कर दिया। गाफिल साहब की ही प्रेरणा से वो अप्लाई किया, आकाशवाणी पूर्णिया में हुआ, और अभी आकाशवाणी पूर्णिया से पटना चला गया। ये गाफिल साहब की देन है, मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं। वो लिखते थे कविता में, मेरी बेटी का नाम पायल है, लिखते थे पायल निवास में विरिचित, वो छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। मरने के 4 दिन पहले उन्होंने लिखा था कि गाफिल का नया पता नोट कर लो, एक नई सी कब्र होगी और उस पर जलता हुआ दिया होगा। गाफिल साहब लिखते थे। एक शायरी उन्होंने पूरी नहीं कर पाई, कम से कम लोग 3 शेर की भी गजल लिखते हैं, मोटा मोटी 5 शेर 7 शेर लोग लिखते हैं। वो 5 शेर में 2 शेर लिखे थे। वो क्या थी उनकी शायरी, मुझे लगता है अंतिम सप्ताह की शायरी है कि मेरा दोस्त पीने पिलाने में रह गया, मेरा दोस्त पीने पिलाने में रह गया, और मैं अपना खाली पेट दिखाने में रह गया। घर वाले मेरे गुमराह हो गए, घर वाले मेरे गुमराह हो गए, और मैं दूसरों को राह दिखाने में रह गया, मैं दूसरों को राह दिखाने में। यही उनकी जिंदगी थी। वो बच्चों को राह दिखाते थे। अभी हाल फिलहाल के 2 वर्ष के उनको फोटो देखें, उनको जानने वाले जो लोग अरब में थे, मतलब कि असम में थे, मुंबई में थे, जब भी घर आते थे गाफिल साहब से मुलाकात करते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाने में फक्र महसूस करते थे, और उनकी शायरी से उत्प्रेरित होते थे। उनमें प्राण आता था, जान आता था। वो अक्सर इस तरह की शायरी लिखते थे, कहते थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनकी शायरी आम आवाम की शायरी थी, इसीलिए आपने सुना उनको आवामी शायर कहा जाता था, उनको शायर इनकलाब कहा जाता था, उनको शाने अररिया कहा जाता था, उनको शाने सीमांचल कहा जाता था। और शायरी की बात ही क्या करूं, मैंने उनको क्या कहूं, मतलब फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है। मैं जानता था अगर वो जिंदा रहते किसी दिन शायद बिहार की विधानसभा के या भारतीय संसद की भी वो सभा बढ़ाने की काबिलियत रखते थे, मैं इस बात को जानता था। दुष्यंत कुमार ने ऐसी ही अजीम शख्सियत के लिए एक शायरी लिखा था कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों में नया विश्वास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम से नया इतिहास पैदा कर। वो मुझसे 7 बरस छोटे थे। मेरा जन्म 58 में 15 जुलाई को हुआ, उनका जन्म 65 में हुआ। वो सब दिन मुझे भाई साहब कहते थे, और इतना एगानापन, इतनी रिश्तेदारी थी। अभी भी जिस दिन वो बीमार पड़े, उनको पार्शियल हार्ट अटैक हुआ, अररिया के अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने सही नहीं कहा, जान नहीं गया है, कोमा में है, जल्दी ले जाइए पूर्णिया। और उसका बेटा चांद आगे में बैठा हुआ है, लेकर के आया।